चलिए, गुड इवनिंग। तो कल की अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो ईयर एंड रिव्यू था, उसका बचा हुआ पार्ट आज के लेक्चर में हम पूरा करेंगे। उसका पार्ट सेकंड वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने लास्ट यहाँ क्लाइमेट वाले तक यहाँ तक किया था, उसके आगे का आज करेंगे हम। अच्छा, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए एक मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो जितनी क्लासें अपन ने की हैं अब तक, उनका पीडीएफ बना के सारी क्लासों का, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक साथ, आईआर का एक साथ, इकोनॉमी का एक साथ। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का पीडीएफ तो बन चुका है और वो आपको अपनी ये जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीडीएफ फॉर्मेट में पहले इंडेक्स बना रखा है। हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है। जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं और वो इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं इस पूरी क्लासों का, तो वो प्रिंट आउट निकालने के लिए जब वो अपने कंप्यूटर में प्रिंट देंगे तो उसमें पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप जो करें। और ये जो अपनी पीपीटी है ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर रखी है और एक पेज पर दो पेज, मतलब पर पेज हिसाब से दो पीपीटी आपकी आ जाए, तो टोटल एक पन्ने पर आपकी 4 पीपीटी आ जाएंगी। तो करीब 206 पीपीटी है ये, 206 पेज बने हैं इसमें और सॉफ्ट कॉपी में। तो आपके 40 से 50 पन्नों के ऊपर सारा ये करंट का साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट जो अभी तक हमने किया है उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, है ना। तो या तो आज शाम को आपको टेलीग्राम चैनल पर अब तक की जितनी क्लासें हुई उनका सबका पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, दोनों का सेपरेट बना दिया है अपन ने, है ना। तो और बाकी आने वाले टाइम में आईआर का भी मिल जाएगा, इकोनॉमी का भी मिल जाएगा, सबका अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगा। और अपन ने जो यहाँ पर पीपीटी में जैसे इसको आसान भाषा में अलग अलग तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया है, वैसा का वैसा आसान आपको पीपीटी में मिल जाएगा। तो आपको चाहिए क्या कि वो अपना पीडीएफ डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और उसको पढ़ने बैठे। कहीं पर समझ नहीं आता है तो यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो चला के देख लें, तो आपका वो पीडीएफ भी कवर हो जाएगा और आपको जहां डाउट होगा वहां वीडियो चला के आप देख लोगे, तो आप तेजी से रिवीजन भी कर पाओगे और सारी बातें हो जाएंगी, है ना। तो ये तो हुआ आज का अनाउंसमेंट। उसके बाद हम बात करें तो ईयर एंड रिव्यू के अंदर हमने पिछली क्लास में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके द्वारा साल 2025 में कौन से पॉलिसी प्रोग्राम और मिशन चलाए गए उन सबको हमने देखा। अब उसके आगे हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया है डीएसटी ने साल 2025 में। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट अपने को काम के लगे इस रिपोर्ट में, जिनमें सबसे पहला है फ्रांस की एक नेशनल रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है एएनआर। ये फ्रेंच भाषा में इसका जो है वो मीनिंग यही होता है, फ्रेंच नेशनल रिसर्च एजेंसी। अब फ्रेंच भाषा में थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाता है। तो भारत का डीएसटी और फ्रेंच नेशनल रिसर्च एजेंसी दोनों ने मिलकर के टिकाऊ ऊर्जा या जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को और ज्यादा बेहतर किस तरीके से, कम जो वो मुश्किलों के साथ या आसानी से सस्ता किस प्रकार प्रोड्यूस किया जाए, उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहली कॉल आपस में कोलैबोरेशन बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरा, भारत और जर्मनी, इन दोनों के बीच में ऐतिहासिक तौर पे भी रिश्ते हैं। भारत की बॉलीवुड फिल्में जर्मनी में काफी फेमस है, दोनों में सॉफ्ट डिप्लोमेसी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो भारत और जर्मनी जो है वो दोनों देशों के अंदर एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम बनाया गया है जो आईजीएसटीसी, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। आईजीएसटीसी का मतलब क्या हुआ यहां पर, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्कीम जिसका नाम है वाइजर, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। आईजीएसटी का मतलब क्या हुआ, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। उसके तहत वाइजर स्कीम का क्या मतलब हुआ, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो भारत की 20 महिला वैज्ञानिक और जर्मनी की 20 महिला वैज्ञानिक, उनका जो है वो ग्रुपिंग बनाई गई है। बेसिकली ये स्कीम क्या काम करती है, वो महिलाएं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने अपने
करियर में कोई भी कारण से ब्रेक ले लिया, जैसे प्रेगनेंसी के कारण, बीमारी के कारण, पारिवारिक देखभाल के कारण या अन्य किसी कारण से, और 10-5 साल के ब्रेक के बाद वापस से साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहती है या कुछ और करना चाहती है, तो ऐसी महिलाएं भारत और जर्मनी की 20 जोड़ियां बनाई है, 20 महिलाएं भारत की और उनके साथ 20 महिलाएं जर्मनी की, उनको मिलाकर IGSTC वाइजर स्कीम जो है उसके तहत उनको पैसा या मदद दी जाती है, जिससे कि महिलाएं वापस से अपने करियर को रीस्टार्ट कर सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में कि कैसे वाले सेक्शन में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन है, जैसे ट्राइबल पीपल, वुमेन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर और कोई भी, उन सब का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इंक्लूजन कैसे किया जाए, उसके तहत यह स्कीम। इसी प्रकार अपने मॉरिशस जो है उसके साथ में DST और वहां का एक एजुकेशन सिस्टम, तृतीय शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय वहां का, मॉरिशस का, उनके बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक आपसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको क्या कहते हैं MOU, वो साइन किया है। तो 3 देशों के साथ, फ्रांस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का, जर्मनी के साथ महिलाओं को रिसर्च में वापस से प्रमोट करने का, मॉरिशस के साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एजुकेशन के लेवल पर या यूनिवर्सिटी के लेवल पर MOU साइन किया गया है। साल 2025 में किसके द्वारा? DST के द्वारा। तो ये किस सेक्शन में आएगा? DST ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहां कहां किया है? 3 पॉइंट अपने पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हो गए। उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो देश के 25 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, यहां पर AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, क्या है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? जिनको फंडिंग तो सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन वो किस तरीके का क्यूरिकुलम, किस तरीके की रिसर्च करेंगे, ऐसे जो डे टू डे लाइफ के फैसले हैं, वो फैसले लेने के लिए खुद क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो उनको स्वायत्त शासी संस्थान या ऑटोनोमस संस्थान कहते हैं। तो DST के द्वारा देश में काफी प्रतिष्ठित और अच्छी रिसर्च करने वाले 25 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया जाता है। उनमें से कुछ अच्छे, इन 25 में से कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इस साल 2025 में कुछ अच्छी रिसर्च की है। उनमें से 5 या 6 का अपने यहां पर सैंपल लेते हैं। जैसे मोहाली, कहां पर? चंडीगढ़ के पास, पंजाब में। वहां पर नैनो साइंस का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसने कुछ बेहतरीन काम करके दिखाए, जैसे पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग कौन सा होता है? जिसमें किसी भी मनुष्य के हाथ और पैर में अनवॉलंटरीली मसल्स का मूवमेंट होता है। कई बुजुर्गों के हम देखते हैं गर्दन हिलती रहती है ऐसे, या फिर हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, चाय का कप नहीं पकड़ सकते, इस तरीके से उनके हाथ पैर हिलते हैं। तो क्या होता है? ब्रेन की जो अपनी न्यूरॉन्स है और जो मसल सेल्स है, उसके बीच का कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और वो क्या बीमारी कहलाती है? पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज का इलाज करने के लिए जो दवाएं हैं वो बिल्कुल दिमाग के न्यूरॉन्स के ऊपर सटीक रूप से असर करें, उसके लिए नैनो फॉर्मुलेशन का विकास किया। दूसरा है मेलेटोनिन, ये एक हार्मोन होता है, नाम सुने हो क्या? क्या काम करता है ये? पीनियल ग्लैंड नाम सुना दिमाग में? पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, है ना? तो पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और ये अच्छी नींद के लिए आवश्यक है। आजकल जो हम रात को स्क्रीन के ऊपर उल्लू की तरह देखते रहते हैं ना, ये शीशा बनाए रखते हैं, घर वाले टोकते हैं तो रिजाई या कंबल में घुस के भी देखेंगे उसको, क्योंकि उल्लू के सक्रिय होने का समय वो रात्रिचर है। तो मनुष्य भी क्या हो गया है? नॉक्टर्नल हो गया है, रात्रिचर हो गया है। तो उसको स्क्रीन ज्यादा देखने से आंखों में ड्राइनेस आती है, और क्योंकि रात का समय होता है, मनुष्य का स्वाभाविक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सोने का होता है रात का। अब सोने के समय में आप ब्लू आई जा रही है आपकी, सॉरी ब्लू लाइट जा रही है आंखों में, तो उससे एक तो आंखों में ड्राइनेस आती है, दूसरी पीनियल ग्लैंड को आराम नहीं मिलता, और पीनियल ग्लैंड जो है वो हाइपर, जो है वो आराम नहीं मिलता, तो मेलेटोनिन अच्छे से रिलीज नहीं होता, और मेलेटोनिन अच्छे से रिलीज नहीं होता तो नींद की क्वालिटी बिगड़ जाती है, गहरी नींद नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी देर में नींद जो है वो खुल जाती है, वापस से डीप स्लीप जिसको कहते हैं ना, एकदम गहरी नींद आना, वो डिस्टर्ब हो रही है रात को मोबाइल स्क्रीन देखने से। फिर आगे पीनियल ग्लैंड डिस्टर्ब होती है तो फिर कैस्केड इफेक्ट के रूप में शरीर पर दूसरे प्रभाव पड़ते चले जाते हैं, है ना? तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो अच्छे से रिलीज हो, और जो जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद लेने में बीमारी है, उसके लिए नैनो ड्रग्स और नैनो सिस्टम तैयार किया गया है।
ताकि अच्छे से उन लोगों में मेलेटोनिन रिलीज हो, और जिनको स्लीपिंग सिकनेस या और कोई तकलीफ इस तरीके के स्लीपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको ठीक किया जा सके। इसके बाद में कैटलिस्ट किसको कहते हैं? उत्प्रेरक को। उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया करवाने में खुद जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अगर नहीं शुरू हो रही है तो करवा लेता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक या रिएक्टेंट भाग लेते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं। तो नैनो कैटलिस्ट का विकास किया गया जो दवा बनाने में या विभिन्न प्रकार की दूसरी जो अपनी प्रणालियां हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, और इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस करके पर्यावरण के ऊपर पोल्यूशन वगैरह रोकने के लिए कम करने में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में इसने महत्वपूर्ण खोज की है। इसी के साथ में रोमेटाइट अर्थराइटिस, गठिया बाव की समस्या, जिसमें जॉइंटों में क्या इकट्ठा हो जाता है? जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट और विभिन्न प्रकार के साल्ट इकट्ठे हो जाते हैं, और जो वो जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हाथ के, दर्द बहुत होता है, बहुत ही बुरा दर्द होता है। सुबह उठते हैं दर्द बढ़ता है, धीरे धीरे शाम को आराम आता चला जाता है, तो बहुत ही बेकार बीमारी है। तो रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जिस जगह पर जरूरत है वहीं पर जाके नैनो रोबोट ड्रग्स की डिलीवरी करे, उसका विकास इसने किया है, और साथ में कैंसर थेरेपी का भी विकास किया है। तो मोहाली के अंदर नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट, उसने कुछ महत्वपूर्ण अपने एग्जाम लाइक क्या बनता है, पार्किंसन डिजीज में नैनो फॉर्मुलेशन, या फिर आप जब लिखते हो अपनी नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसके अंदर नया विकास क्या हुआ है, तो उसमें इसका रेफरेंस देके ये बात लिखोगे तो आपके नोट्स हो जाएंगे अप टू डेट, है ना। तो वहां पर इसको ऐड ऑन कर सकते हो आप। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें 25 इंस्टीट्यूट की बात करें, उसमें नंबर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष के अंदर विभिन्न प्रकार के नई गैलेक्सी, तारे, सितारे या स्पेस में होने वाली प्री घटनाओं की व्याख्या, खोज, अनुसंधान करने वाला इंस्टीट्यूट कहां पर है? बेंगलुरु में। इसने अपनी ये जो अर्सा मेजर जो गैलेक्सी है उसके अंदर एक जो है वो NGC 3785 की असामान्य रूप से आखिर में बन रही नई गैलेक्सी को खोज किया है। अर्सा मेजर एक तरीके से बहुत बड़ा मिल्की वे की तरह इस तरीके का सिस्टम, और उसी के अंदर एक लिम्ब, उसकी जो है वो संख्या क्या रखी है? NGC 3785। उसकी एक लंबी टाइडल टेल, उसके अंदर कुछ जो स्टार्स है या सेलेस्टियल बॉडी है उनका एक बल्ज आउट या उनकी एक जो ब्रांच निकली हुई है उसकी खोज इसने की है। इसी प्रकार जो एक बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम में एक्सरे में आयरन लाइनें दिखाई दी हैं, उनको डिटेक्ट किया है, जिससे ब्लैक होल की जो प्रॉपर्टी या गुण है उनका और ज्यादा बेहतर अनुमान लगाए जा सके। तीसरा जो अपना सूर्य है उसका अंदर वाले पार्ट को कोर, कोरोना और उसके बाहर वाला जो अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, तो सूर्य क्या जो कोरोना है बाहर वाला, तो उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट है कोरोना होल, उसकी थर्मल संरचना और मैग्नेटिक फील्ड का किस तरीके से वो काम करते हैं उसका मैप बनाया। साथ में जो तारों का अध्ययन करने वाले विभिन्न प्रकार के स्टार कौन से केमिकल से बने हैं उसका एक नया रूप खोजा है, और छोटे कोरोनल रूप की पहचान, और जो सूर्य के अंदर लगातार सोलर एक्सप्लोजन या सोलर विस्फोट होते रहते हैं उनको उजागर किया गया है। इस साल लद्दाख के अंदर रंग बिरंगी लाइट दिखी थी सोलर फ्लेयर या उसके कारण, उसकी व्याख्या करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। तो ये हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा अपने को काम का नहीं बनता है, ये वाला एक जो है वो एग्जाम लाइक सवाल बनता है जिसपे अपने को पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज है और इसके बारे में किसने व्याख्या की है। उसके बारे में अपने सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पर कोलकाता के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। इसने 3 अलग अलग वैरायटी की खोज की है। तो सबसे पहले बंगाल में पुरुलिया, है ना, पुरुलिया जिला है बंगाल का, वहां पर एक नई आसमान के अंदर विभिन्न प्रकार की प्री घटनाओं को, तारे, सितारे या जो अलग अलग वेव्स, रेज वहां से आती है उनको डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेटरी या जिसको बोलते हैं वेधशाला, उसकी स्थापना की है। साथ में इंस्टीट्यूट के द्वारा एक ऐसे हाइब्रिड मटेरियल का निर्माण किया गया है जिससे आर्टिफिशियल सिनेप्स, सिनेप्स किसको कहते हैं? जो हमारी ब्रेन की कोशिकाएं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उन न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सिनेप्स। तो अपने सिनेप्स तो कोशिकाओं न्यूरॉन सेल से बने हैं, इसने कृत्रिम मटेरियल का जो है वो यूज करके ऐसे सिनेप्स बनाए हैं जो भविष्य में जो दिमाग की तरह काम करने वाले कंप्यूटर की जो है वो चिप या उसका प्रोसेसर बना पाए, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण मटेरियल बनाया है जिसका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह या न्यूरॉन्स के आपस में कोऑर्डिनेशन की तरह कंप्यूटर काम कर पाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण साबित ये कदम होगा।
फिर उसके बाद में कैंसर के उपचार के लिए हर पेशेंट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उसके लिए पर्सनलाइज थेरेपी, कैंसर के तरीकों को समझने के लिए एआई मॉडल का विकास इन्होंने किया है कि भाई जो किसी व्यक्ति को, मान लो आजकल कार टी सेल थेरेपी अपन पढ़ी थी, एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की उसकी स्वयं की इम्यून सेल लेकर के और उसके कैंसर को ठीक किया जाता है। तो ये जो किसी व्यक्ति की स्वयं की इम्यून कोशिकाओं से उसके कैंसर को ठीक करना, वो क्या कहलाता है? पर्सनलाइज्ड थेरेपी। अब हर व्यक्ति की थेरेपी में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, तो उसके लिए वो सीधी थेरेपी करके देखें तो वो जो पेशेंट है वो एक तरीके से गिनी पिग बन जाएगा, प्रयोग करने का एक चूहा बन जाएगा। इसके बजाय पहले एआई आधारित मॉडल के ऊपर उस व्यक्ति के हिसाब से बेस्ट सूटेड कौन सी थेरेपी रहेगी, वो मॉडल इसने विकसित किया और उसके लिए जो सबसे बेस्ट सूटेड है वो थेरेपी का मॉडल उसके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये अपना लखनऊ के अंदर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस है। पेलियो साइंस किसको कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान को। जीवाश्म क्या होते हैं? पुराने जीवों के अवशेष जो अपने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? फोसिल। तो फोसिल साइंस जो है वो क्या कहलाती है? पेलियो साइंस। अच्छा, ये सर बीरबल साहनी कौन थे? ये इंडिया में पेलियो साइंस के जनक माने जाते हैं और इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है जो जीवाश्म का अध्ययन करता है। कहां पर है? लखनऊ में। और वो डीएसटी से मदद लेता है। इसने 2-3 बड़ी खोज की। इंडिया में परमियन जो फायर है, परमियन आग, उसके रिकॉर्ड को इसने सुलझाया है इस बार। अब ये आप जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अलग अलग एरा जो है वो आर्कियोजोइक, पेलियोजोइक, सिनोजोइक और जो है वो कार्बन वो पढ़ते हैं। एरा के अंदर फिर एज होते हैं, तो उस एज में एक जो वो आपका जो वो पेलियोजोइक एरा था, उसके अंदर परमियन एरा आता है, सॉरी परमियन जो है वो युग आता है। परमियन युग में जो है वो आपके जो रेप्टाइल, डायनासोर वगैरह, उनका अंत होता है। तो भारत के अंदर जब परमियन टाइम पीरियड था, उस टाइम पर एक तो जो पीर पंजाल वाला जो आपका हिमालय क्षेत्र है, वहां पर लद्दाख वगैरह की इस साइड में जो काराकोरम और वो पहाड़ियां वगैरह हुई, तो एक तो वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा हुआ था और दूसरा भारत ये सब कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना क्षेत्र का है उसमें आग वगैरह भी बहुत सारी लगी थी और कोयला निर्माण का टाइम भी वही है। तो उस टाइम पर भारत के वाले क्षेत्र में जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए थे, क्योंकि लंबे दूरी में आग लगी थी, बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुए थे और उसी समय पर जो आज हमें कोयला मिलता है उसकी शुरुआत, उसके दबने की शुरुआत हुई थी। तो उस समय पर मास एक्सटिंक्शन, उस समय उपस्थित लगभग प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। तो वो प्रजातियां कैसे विलुप्त हुई, वो इंडिया के अंदर क्या कंडीशन थी, उसको डिकोड इस बार इसने जीवाश्म की सहायता से किया है। परमियन आग को डिकोड किया है। परमियन आग बहुत बड़ी घटना थी भारत के इवोल्यूशन की हिस्ट्री में। इसी प्रकार 24 मिलियन साल पुराना जीवाश्म इसको मिला, उसका रहस्य इसने उजागर किया है। पेड़ पौधों की पत्तियों का जीवाश्म से उसका विश्लेषण किया और पता लगा कि हिमालय के उदय के टाइम पर जो कश्मीर की जलवायु है वो किस प्रकार बदली। तो ये इसके कुछ अचीवमेंट है। मणिपुर में 37,000 साल पुराने बांस के अवशेषों की पहचान की। तो कुल मिला के अपने देश में एक सवाल ये बनता है, क्योंकि अपने जो सिलेबस है उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि साइंस के इंस्टीट्यूट और साइंटिस्ट, और उनकी हर बार ये आरपीएससी की प्रैक्टिस है कि कौन सा साइंटिस्ट, साइंस इंस्टीट्यूट कहां पर है, वो क्या काम करता है और उसमें कौन सा साइंटिस्ट प्रमुख तौर पर है। तो अपने लिए दोनों ही काम के हैं। तो अपने इंडियन साइंटिस्ट में आ जाए बीरबल साहनी, तो ये कौन थे? जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करने वाले। इनके नाम पर क्या खोला गया है लखनऊ के अंदर? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस। पेलियो साइंस किसको कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन, जीवाश्म के अध्ययन को पेलियो साइंस कहा जाता है। लखनऊ के अंदर है। और इन्होंने परमियन आग के बारे में, 37,000 साल पुराने, 24 मिलियन साल पुराने जीवाश्म, पत्ती के जीवाश्म, कश्मीर की जलवायु कैसे बदली, और साथ में अपने मणिपुर के अंदर 37,000 साल पुराने बांस के जीवाश्म के बारे में पहचान की है। इस साल इसकी अचीवमेंट रही है। उसके बाद में अपना जैनसार, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में है। ये भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जैनसार। इसके अंदर एक ऐसी बैटरी जो सोडियम आयन बैटरी, एक तो सबसे पॉपुलर है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के बहुत सारी तकलीफें हैं, है ना। चाइना की सुप्रीमेसी, अपने यहां पर लिथियम की कमी, और लिथियम की बैटरी को रिसाइकिल करने के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी।
उसकी जगह पर हम अगर सोडियम आयन बैटरी यूज करते हैं तो ये पर्यावरण के लिए भी हितैषी, आसानी से बना सकते हैं। और इसकी कमी वगैरह तो ये भारी और स्पेस ज्यादा लेती है ये, लेकिन फिर भी सोडियम आयन बैटरी कहीं ज्यादा अच्छी है लिथियम आयन बैटरी से, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैन सार ने सोडियम आयन बैटरी का विकास किया है जो बहुत तेजी से चार्ज हो जाएगी, है ना। ये बहुत ही कुछ मिनटों में ही 60-70% आराम से चार्ज हो जाती है, 6 मिनट में 80%। आपको कैसे पता इस बात का? सर ने बता दिया, फिजिक्स में पढ़ा दिया। हाँ, तो ये वो सोडियम आयन बैटरी किसने विकसित की है? जैन सार ने। कहां पर है जैन सार का पूरा नाम बताओ तो? दूसरा, इसने भारतीय महिलाओं के मुंह के अंदर कैंसर होता है उसका जेनेटिक यानी कि डीएनए के अंदर चेंज आता है तब कैंसर होता है। तो भारत में बहुत सारे हिस्से में महिलाएं स्मोकलेस टोबैको का यूज करती हैं, मतलब खैनी, गुटखा, तंबाकू का उपयोग करती हैं विभिन्न तरीके से। तो वो जो अपने बीड़ी जो है वो स्मोक वाले में आ जाएगी, धुएं वाले में चली जाएगी। स्मोकलेस टोबैको की बात की, अति उत्साह में ना आए, है ना। तो जुबा केसरी बोलने वाले लोगों की बात हो रही है ज्यादा, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि लगातार जो टोबैको है या तंबाकू का प्रोडक्ट है वो हमारी गाल के अंदर वाले हिस्से और गम जो अपने मसूड़े हैं उसके बीच में रहेगा। तो उसमें से विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड और विभिन्न प्रकार के खतरनाक पदार्थ अपनी कोशिकाओं के अंदर एंटर करते हैं और कोशिकाओं के डीएनए में चेंज कर देते हैं। और डीएनए में चेंज होता है तो वहां पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या कहलाता है? कैंसर। तो भारतीय महिलाओं के अंदर ओरल कैंसर के मामले जो महिलाएं स्मोकलेस टोबैको का यूज करती है उसमें ज्यादा पाए गए, उसकी रिसर्च भी जैन सार ने इस बार की है। उसके बाद हम देखें तो अपना बेंगलुरु के अंदर एक और है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। उसने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, बहुत एफिशिएंटली ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक अलॉय यानी कि मिश्र धातु आधारित कैटलिस्ट यानी कि एक उत्प्रेरक का विकास किया है, और साथ में जिंक आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी का भी विकास किया है जो कि ज्यादा एफिशिएंट तरीके से एनर्जी को स्टोर करेगी। तो अब आपसे पूछा जाए लिथियम आयन बैटरी का अल्टरनेट अपने पास क्या है? सोडियम आयन बैटरी और जिंक आयन बैटरी, इसका भी विकास अपन ने किया है ना। ये अल्टरनेट बैटरी के लिए अपन काम करेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इसने टेलीकॉम टावर जो अपने एयरटेल, जियो और इनके जो टेलीकॉम टावर हैं उनमें लगातार बिजली चली जाए तो कई बार टावर बैठ जाता है और बड़े बड़े जनरेटर लगाने पड़ते हैं। तो इसके जनरेटर चलाते हैं तो फिर डीजल वगैरह का यूज होता है। तो इनमें लगातार पावर बैकअप देने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिससे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम बना रहे, डीजल की जरूरत ना पड़े और पर्यावरण का नुकसान ना हो, तो हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल पावर सिस्टम का विकास किया है किसने? हैदराबाद वाले ARCI। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। साथ में शिलोंग, शिलोंग कहां की राजधानी है? मेघालय की। उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। इसने बेहतर निगरानी के लिए इनोवेटिव ड्रोन सिस्टम का विकास किया है जिससे कि जो हिली ट्रेन है, अपना पहाड़ी क्षेत्र है, उससे सीमा की निगरानी करना, फसल की निगरानी करना, इंसर्जेंट ग्रुप कहां छिपे हुए उनकी निगरानी करना, वॉयलेंस वाले क्षेत्र, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की मदद करे। और इस तरीके का एक बहुत ही बेहतर निगरानी, आपदा प्रबंधन, लैंडस्लाइड हो जाए, बाढ़ आ जाए, उसमें कोई फंसा हुआ है, बचाव कार्य, उसके लिए एक नए इनोवेटिव जो है वो अपने ड्रोन सिस्टम का विकास किया है शिलोंग के अंदर। और उसके बाद में एक डिवीजन बनाया गया है जो डीएसटी के अंडर में काम करता है, और इस डिवीजन का उद्देश्य है कि भारत के अलग अलग समाज के जो सेक्शन है, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, महिलाएं हैं, या और विभिन्न प्रकार के हैं, उन सब को साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए एक डिवीजन या प्रभाग बनाया गया जिसका नाम है सीड। सीड का पूरा नाम क्या हुआ? साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, सीड नाम है इसका ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे समाज की सामाजिक समानता के क्षेत्र में काम कर सकती है। तो अपने डीएसटी के अंडर में एक डिवीजन है जिसका नाम है सीड, साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके तहत 4 महिलाओं के लिए
टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किए गए हैं। तो इस सीड प्रो जो है वो डिवीजन ने कितने टेक्नोलॉजी पार्क महिलाओं के लिए? 4। कहां कहां पर? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश मिडल में आ गया, तमिलनाडु साउथ में चला गया, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आ गया और अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो 4 वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क सीड के तहत घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार पुणे के अंदर ब्लैक सोल्जर फ्लाई, ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई देखिए, ये मनुष्य में कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलाती है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई जिसको शॉर्ट में बीएसएफ बोलते हैं, ये अपने अंडे देती है, एग। उस अंडे से निकलता है इसका लार्वा। ये लार्वा जो कूड़ा कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो जैव निम्नीकरणीय कूड़ा कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल कचरा, उसके ऊपर ये लार्वा फीड करता है, मतलब भोजन लेता है। तो इससे क्या होगा? लार्वा इससे भोजन अगर ग्रहण करेगा तो बायोडिग्रेडेबल कचरे की समस्या का निपटान नहीं होगा क्या? एक तो अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कचरा का निपटान हो गया, अब ये लार्वा इसके ऊपर फीड करेगा तो लार्वा बढ़ जाएगा, लार्वा थोड़ा सा बड़ा होगा और इस लार्वा को अपन खिला देंगे मुर्गी को या फिर पिग फार्म में। तो मुर्गी फार्म के अंदर ये लार्वा खिलाएंगे तो मुर्गी के अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा और मुर्गी तेजी से बढ़ेगी तो उसके लिए चिकन इंडस्ट्री और उस सब के लिए भी बढ़िया फायदा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ? 3-4 समस्याओं का एक साथ समाधान हो गया। पहला, अपने कचरे का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का निपटान हो गया, जो बचेगा वो खाद के रूप में काम में ले लिया जाएगा। इससे ये लार्वा है, इनको कहां पर काम में ले लिया जाएगा? मुर्गी फार्म में या पिग फार्म में, उनको खिला के उनका वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन रिच डाइट के रूप में उनके ये काम करेगा, है ना। तो विज्ञान आश्रम पुणे ने ब्लैक सोल्जर फ्लाई तकनीक को अपनाया और राजगुरु नगर में प्रतिमाह 60 मीट्रिक टन शहरी जैविक कचरे को प्रसंस्करण कर रहे। बचे हुए को खाद के रूप में काम ले लो और इस ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा को किसको खिला दो? मुर्गी या पिग फार्म में काम में ले लिया जाता है। इसी प्रकार अपने करनाल हरियाणा में एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने मुर्रा नस्ल की भैंसों के क्लोन बनाए हैं। समरूपा, महिमा, गरिमा या फिर एक बैल बनाया श्रेष्ठ। अपने पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया, एक गिर नस्ल की काऊ का क्लोन बनाया जिसका नाम गंगा रखा है। तो उसी एनडीआरआई ने अब एक काम किया है, जो लोग दूध पीने के बाद में ब्लोटिंग के शिकार हो जाते हैं, मतलब पेट फूल जाता है, गैस ज्यादा बनती है, बहुत सारे लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं लैक्टोज सेंसिटिविटी वाले लोग। लैक्टोज क्या है? एक शर्करा है, कहां पर पाई जाती है? दूध में पाई जाती है ना। तो लैक्टोज सेंसिटिव वाले लोगों के लिए जो है वो ज्यादा बेहतर एक ऐसा दूध का मिल्क पाउडर बनाने का विकास किया है, जिसको चाय वाय में डाल के अगर वो पिएंगे या वो उस मिल्क पाउडर से पानी में मिला के उसको दूध के तरीके से काम में लेंगे तो उनको गैस बनना, पेट फूलना, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी। किसने विकसित किया है? ये एनडीआरआई ने। तो ये तीनों ही चीजें अपने हिसाब से काम की है, तीनों एग्जाम लायक बनता है ये मटेरियल, है ना। इस डिवीजन का क्या नाम है? सीड। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है? सीड डिवीजन किस लिए बनाया गया? ताकि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को अपन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर पार्टिसिपेट करने उनका बढ़ा सके। सीड का पूरा नाम एक बार और बता दो, आ गई बात समझ? इसके बाद एक लास्ट वाला और अपन देखें, इसी के बाद एक और देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल, साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। आईआईटी दिल्ली ने अपने देश में विभिन्न प्रकार के सदियों से चलते आ रहे जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, जैसे बनारसी साड़ी है या कोटा डोरिया वाली साड़ियां या फिर अपने अलग अलग टाइप के सिल्क हैं, टसर सिल्क और बहुत सारे कपड़े हैं, उन कपड़ों के ऊपर रिसर्च करके उनको और ज्यादा बेहतर टेक्सटाइल बनाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए ताकि अपनी विरासत जो कपड़ों के अंदर है वो लगातार बनी भी रहे। आर्टिजन जो कलाकार हैं इस तरीके के जो बनाते हैं या जो कारीगर हैं उनको लगातार इससे रोजगार पैदा होता रहे, उन कपड़ों की क्वालिटी, उनका धागा, उनका टेक्सटाइल और ज्यादा समृद्ध और बेहतर किया जा सके। उसके लिए विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल, जिसका नाम है SHRI, आईआईटी दिल्ली के अंदर इसको जो वो सेंटर की स्थापना की गई है। ये क्या काम करेगा? भारत के जो परंपरागत वस्त्र है जैसे कि बनारसी साड़ी, रेशम के कीड़े से अलग अलग टाइप का रेशम बनता है और उनमें सबसे फेमस कौन है? टसर रेशम या तसर रेशम इसको कहते हैं। बालूचरी और स्वर्णचरी, फुलकारी कढ़ाई, माहेश्वरी या फिर जैसे अपना मलमल होता है वैसे इलकल बुनाई, जैन पाटा सेंटर, उन सब को वापस से जो है वो रिस्टोर करना, उनको एनरिच करना, उसके लिए बनाया गया। साथ में ही
गोबर, जो गाय वगैरह का गोबर होता है, उससे प्राकृतिक हाइब्रिड एब्जॉर्बेंट का विकास किया, क्योंकि गोबर का हम कंडा वंडा बनाते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे ऐसे छेद से होते हैं, और उसके अंदर किसी भी चीज को, किसी भी लिक्विड या किसी भी गैसियस चीज को अपने अंदर समाहित करना, उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। दो चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, अवशोषण और अधिशोषण। जब किसी लिक्विड के द्वारा किसी गैस को अपने अंदर समाहित किया जाता है तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। जब किसी सॉलिड चीज के द्वारा गैस को या वाष्प को अपने अंदर समाहित किया जाता है तो क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन या अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण वाली टेक्निक, यानी कि गोबर से कुछ ऐसे डिवाइस, उपकरण या मटेरियल बनाया गया जो विभिन्न प्रकार की गैस और उसके जो है वो वाष्प को अपने अंदर समाहित करेगा। इसका उपयोग कम लागत वाले ऊर्जा भंडार इलेक्ट्रोड के रूप में, और साथ में जो है वो विभिन्न प्रकार की दूसरी टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जा सकेगा। एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर और है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, अरुणाचल प्रदेश स्टेट सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है APSCST, इसके द्वारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिवाइवेबल माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन सिस्टम का विकास किया। सामान्यतः ये जो अपनी वैक्सीन होती है या विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडियम होते हैं जो मेडिकल साइंस या फिर किसी लैब के अंदर काम में लिए जाते हैं, उनको उसके अंदर उस सैंपल में कोई सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह हो या और चीजें हो, तो उनको बहुत नीचे तापमान पर स्टोर करके रखा जाता है। उसके लिए लगातार जो है वो आपको लैब में फ्रीजिंग की सुविधा होनी चाहिए। उन सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो ऐसा फ्रीज वाला वाहन होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो कहीं पर आगे डिलीवर कर रहे हो वहां पर भी फ्रीजिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। इफ इन द केस बीच में लाइट चली जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कूलिंग सिस्टम काम ना करे, तो वो सैंपल वैक्सीन पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सेंटर है, स्टेट सेंटर है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसने एक ऐसी टेक्निक विकसित की है जिसमें बिना नीचा तापमान रखे वो जो माइक्रोबियल सैंपल है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, उसको सैंपल्स को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। आ गई बात समझ? तो ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी वाली जो ईयर एंड रिव्यू आया है उसके अंदर अपनी आई है। तो इसको हमने साइंस और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में सबसे पहले डीएसटी के विभिन्न मिशन और योजनाएं, और फिर डीएसटी के द्वारा संचालित 25 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और उनके द्वारा इस साल किए गए कुछ रिसर्च कार्यों को हमने एड ऑन इसमें किया है ना। अब एक जो पुराना मुझे बताया कि जो अपना ब्रिक्स वाला एक किया था, उसमें कुछ बच्चों ने नीचे कमेंट किया, बताया कि भाई ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर कंट्री है उनकी संख्या 11 नहीं 10 ही है। तो उन बच्चों का संशय दूर करने के लिए मैं आपको जो ब्रिक्स इंडिया ने अभी वेबसाइट बनाई है उसके हवाले से मैं आपको दिखाऊं, तो अपन खुद खोल के देख लेते हैं, आप खुद फैसला कर लेना कि इसमें 10 है या 11 है। तो उसके वेबसाइट के अंदर 11 दिखा रखे हैं क्योंकि 11 देशों के झंडे हैं। तो ये अपने सामने ब्रिक्स इंडिया 2026 वाली वेबसाइट है, और इसमें अबाउट ब्रिक्स में हम जाएंगे तो उसमें मेंबर्स एंड पार्टनर्स की बात करेंगे। तो उसमें मेंबर्स और पार्टनर्स में देखेंगे तो मेंबर कंट्रीज ऊपर लिख रखा है, कितने झंडे आप गिनो? ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया। वो बच्चे कह रहे सऊदी अरेबिया नहीं है, तो सऊदी अरेबिया को मेंबर कंट्री में लिख रखा है, साथ में साउथ अफ्रीका और यूएई। तो ये कितने झंडे हो गए टोटल? काउंट करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हैं? जब भारत सरकार 11 कह रही है तो हम उसको 10 कहने वाले कौन होते हैं? भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और उसमें कितने दिखा रखे हैं। तो ये डाउट क्लियर वाला अपना वहां से देखेंगे। तो कल की क्लास जो अपनी होगी उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी वाला डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और डीएसआईआर, उनके अंडर में जो रिसर्च हुई है उनको लेंगे। फिर उसके बाद अगले वाले सेक्शन में हम दूसरी मिनिस्ट्री का डाटा एक साथ लेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं नए कल डीबीटी और डीएसआईआर वाले टॉपिक के साथ में।